Hello students, how are you? All well? Good. Let's start today's lecture with resonance. Okay. रेजोनेंस एग्जैक्टली होता क्या है? तो रेजोनेंस के बारे में हमने 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि रेजोनेंस मीन्स फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी the amplitude of the oscillations becomes maximum. For certain frequency, amplitude of oscillations becomes maximum. Okay, इसे बोलते हैं रेजोनेंस. दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस. तो यहां पे हमारे लिए ये एम्पलीट्यूड कौन होगा? तो हमारे लिए ये एम्पलीट्यूड होगा करंट. कि हमें करंट को क्या बनाना है? मैक्सिमम. करंट को क्या बनाना है? मैक्सिमम. तो करंट मैक्सिमम कब बनेगा? सबसे तो पहला ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि करंट मैक्सिमम कब बनेगा. तो जब रेजिस्टेंस, बट एसी चैप्टर में हम रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं. व्हेन इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम, जो इंपीडेंस है वो मिनिमम बने. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इंपीडेंस? तो इट्स Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. अब मेरे पास तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन है. कौन सा है? R है, L है और C है. तीनों कॉम्बिनेशन है मेरे पास. तो डेफिनेटली है कि मैं अगर R की वैल्यू मिनिमम भी लेके जाऊं तो कितना मिनिमम लेके जा सकता हूं? एक सर्टेन लेवल से उसमें मिनिमम नहीं कर सकता. तो इसे मिनिमम करो. तो इसे मिनिमम कैसे करेंगे? तो इसे मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 तक लेके जा सकते हैं. कैसे? क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है. अगर XC की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो डेफिनेट है कि ये XL की वैल्यू को एक टाइम पे बैलेंस करेगी और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सपोज अगर XC की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू नेगेटिव बनेगी, बट स्क्वायर होने के कारण वो पॉजिटिव बन जाएगी. तो मुझे अगर Z को Z मिनिमम तक लेके जाना है तो जो मेरा XL माइनस XC है उसे मुझे 0 करना पड़ेगा. तो वो कंडीशन होगी XL इज इक्वल्स टू XC. ठीक है. XL is equals to XC. XL is equals to omega L. XC equals to omega C. Let me check. क्या आपको दिख रहा है? Yes. बट जब ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू को बैलेंस करेंगे तब मेरा Z मिनिमम होगा, मतलब मेरा करंट मैक्सिमम होगा और उस टाइम में मुझे रेजोनेंस मिलेगा तो मैं उसे ओमेगा 0 बोल दूंगा. दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ओमेगा 0. यहां पे ओमेगा 0 को ऊपर लेके आओ. ओमेगा 0 स्क्वायर और L को नीचे लेके जाओ. 1/LC. Therefore, ओमेगा 0 is equals to 1/under root of LC. This is resonant angular
फ्रीक्वेंसी, इसे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। चलो, ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई म्यू 0, therefore mu 0 is equals to 1 upon 2 pi under root of LC. This is called angular frequency, resonant frequency. This is known as resonant frequency. Okay. अब बात करते हैं आगे। तो एग्जैक्टली जब रेजोनेंट क्रिएट होगा तो होगा क्या, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Z इज इक्वल्स टू R, I इज इक्वल्स टू V बाय Z के हिसाब से V बाय R, या तो Im लोगे तो Im इज इक्वल्स टू Vm बाय R। तो जब रेजोनेंट क्रिएट होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, इंपीडेंस मिनिमम होगा, XL इक्वल्स टू XC मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC मिलेगा, Z इक्वल्स टू R होगा और I इक्वल्स टू V बाय R आपको मिलेगा। ये सारी की सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि रेजोनेंट होगा तो क्या होगा, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे करंट मिनिमम करना है तो आपको ये सारी की सारी कंडीशन याद, सॉरी करंट मुझे मैक्सिमम करना है तो आपको सारी की सारी ये कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। मुझे इंपीडेंस को लो लेके जाना है तो आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। ओके, ये बात आप दिमाग में फिट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया हमारा सिंपल। ग्राफिकल मेथड में देखते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन और सिनेरियो कैसे वर्क करता है। इट इज ओमेगा, यहां पे मैं करंट की वैल्यू चेंज करूंगा, बट करंट की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को मैं चेंज करता रहूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को टेस्ट करूंगा। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 जो ये XC है, ठीक है, ये XC की वैल्यू चेंज होती रहेगी और वो वैल्यू XL के क्लोज होती जाएगी। मतलब ये जो ब्रैकेट है वो जीरो के नजदीक आता रहेगा। जितना ये जीरो के नजदीक आएगा उतना ही करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। एक सर्टेन लेवल आने के बाद ये वैल्यू वापस से नेगेटिव होगी, और जब ये नेगेटिव होगी तो स्क्वायर होने के बाद तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो वापस से ये करंट डिक्रीज होना शुरू कर देगा, लाइक दिस। ओके, तो ये जो है इट इज नोन एज ओमेगा 0। इस पिक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, XL इज इक्वल्स टू XC मिलेगा, Z इज इक्वल्स टू आपको R मिलेगा, और जो IM मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और कितनी पहुंचेगी, IM की भी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी। कितनी पहुंच जाएगी, IM की भी मैक्सिमम वैल्यू। बट हम जब सर्किट में ट्यून करते हैं, सर्किट में जो यूज करते हैं वो कौन सी वैल्यू यूज करती है, RMS वैल्यू। तो इस कंडीशन के हिसाब से मुझे RMS वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, RMS वैल्यू मतलब क्या, तो सिंपल है, I इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसका √2, I इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू का √2। यहां पे बात हो रही है मैक्सिमम वैल्यूज की भी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम की भी मैक्सिमम वैल्यू,
तो आई एम इज इक्वल्स टू आई एम मैक्सिमम बाय रूट टू, तो वो वैल्यू यहां कहीं होने वाली है। सपोज दैट इज आई एम इज इक्वल्स टू आई एम मैक्सिमम बाय रूट टू। ये तो ये हो गया ओमेगा 1, ये हो गया ओमेगा 2, और उन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ओमेगा, दैट इज डेल्टा ओमेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 0 से डेल्टा ज्यादा है, और जो ओमेगा 1 है वो ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा कम है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। एग्जैक्टली होता क्या है, बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया है कि कैपेसिटर को आप ट्यून करते रहो। सपोज आपको रेडियो स्टेशन 98.3 मेगाहर्ट्ज सुनना है, ठीक है, तो आप रेडियो स्टेशन को ट्यून करते रहो, ट्यून ट्यून ट्यून, कंटिन्यूअस ट्यून करो। तो जब आप ट्यून करोगे तो आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करोगे, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लाइक दिस। उस टाइम पे आपकी जो एंटेना की फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग से मिलती है। एंटेना की फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज है। जब वो दोनों मैच कर जाएगी तो आपकी सर्किट में से करंट मैक्सिमम पास होगा, और उस टाइम पे आपको जो भी प्रोग्राम्स चल रहे होंगे वो इजीली सुनाई देंगे। लेकिन अगर आपने गलती से 98.35 कर दिया तो आपको प्रॉपर अच्छी तरह से सुनाई नहीं देगा। और अभी तो सर्किट इतनी ज्यादा पावरफुल आती है कि 98.35 पे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। पहले तो थोड़ा बहुत भी सुनाई देता था, अब तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ओके, तो बात करते हैं कि आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। बट आई एम इज इक्वल्स टू व्हाट? आई मैक्सिमम बाय रूट टू वी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब आई मैक्सिमम होता है तो z इक्वल्स टू आर हो जाता है, तो r के हिसाब से वी एम बाय आर रूट टू एज इट इज वी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। दिस वी एम कैंसल, पलटो और स्क्वायर करो। इट्स 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। r स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। सो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इट इज r स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट, r इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी, और जब ये कंडीशन होगी तो z इक्वल्स टू क्या होगा? रूट 2r। ठीक है, तो ये मिला मुझे r इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी की एक कंडीशन मुझे मिलती है कि भाई ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है, देख लेते हैं। चलो ये सब लिख लो, बाद में मैं इसे रब कर देता हूं। ओके, आर एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। ओके, दोनों में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, या तो ओमेगा 1 पे काम करो या तो ओमेगा 2 पे काम करो, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। सपोज ओमेगा 2 पे करते हैं तो ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। अगर ओमेगा 1 पे करोगे तो लास्ट में आंसर नेगेटिव आएगा, जिसे आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेवर भी नेगेटिव करके। एल माइनस 1/1 ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा c इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 एल। तो ये ओमेगा निकल गया, दैट इज 1 प्लस ओमेगा 0 के पास नहीं है, डेल्टा के पास, तो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 एल माइनस 1/1 ओमेगा 0 c, सेम पैटर्न, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0। अब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, तो 1/ओमेगा c इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 एल, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0। अगर ब्रैकेट को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो उसका पावर चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये -1 होगा तो हमें पता है कि बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से, मैथ्स में आता है बायनोमियल थ्योरम, वो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा। क्लियर? अब ओमेगा 0 एल को कॉमन ले लो, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 -1 माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0, 1 1 कैंसल, ओमेगा 0 एल, it is 2 times delta omega by omega 0, कैंसल, L नीचे, so 2 times delta omega is equals to R by L. This 2 times delta omega is known as bandwidth of circuit और ट्यूनिंग। ये रही, ये बैंडविड्थ, टू डेल्टा ओमेगा। और वो मिलती कैसे है? तो 2 डेल्टा ओमेगा के लिए हमें क्या चाहिए? ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, कैंसल्ड, 2 times delta omega. This is known as bandwidth. Omega 2 minus omega 1. Same thing. Mu 2 minus mu 1 is equals to 2 delta mu.
ओके, तो ये हो गया हमारा बैंडविड्थ का फॉर्मूला, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू R बाय L। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट है उसकी ओर, कि ये जो ग्राफ है वो जितना शार्प है उतनी उसकी क्वालिटी वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसका क्यू फैक्टर ज्यादा है, कि भाई शार्पनेस ऑफ द कर्व shows Q factor of the circuit. Sharpness of curve shows Q factor of the circuit. जितनी sharpness ज्यादा होगी उतना better होगा। तो for sharpen curve, twice delta omega is narrow, और जितना ये नैरो होगा उतना ही मुझे बेस्ट ट्यूनिंग मिलेगा, उतना ही बेस्ट ट्यूनिंग होगा। ये कर्व अगर शार्प नहीं होगा, अगर थोड़ा सा बड़ा मोटा सा होगा लाइक दिस, तो ये हो गई डेल्टा ओमेगा, और ये ओमेगा 0 हो गई, और ये हो गई ओमेगा 1 की वैल्यू। अब विड्थ देखो तो ट्वाइस विड्थ देखो कितनी बड़ी हो जाती है। इतनी ज्यादा विड्थ पे काम नहीं करना है। मैंने जो ड्रॉ किए, अगर उससे भी छोटी बैंड विड्थ मिले, मतलब ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 वेरी क्लोज टू द ओमेगा 0, दैट मीन्स omega 1 and omega 2 should be close to omega 0, और तभी ये प्रॉपर सर्किट वर्क कर सकती है, वरना काम मिलेगा लेकिन काम चलाओ काम मिलेगा, उतना बेस्ट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो Q फैक्टर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि Q फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 बाय ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। ये Q फैक्टर का फॉर्मूला है। अब ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इट्स R बाय L, तो Q इज इक्वल्स टू R बाय L ओमेगा 0। ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा 0 CR। ये भी सही है फॉर्मूला में, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा 0 इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, सो L बाय R, एक रूट कैंसल, so 1 upon R under root of L by C। तो Q फैक्टर का अगर आपको पूछे कि Q फैक्टर फाइंड करो, तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये। तो याद रखना कि जो Q फैक्टर है दैट्स नोन एज क्वालिटी फैक्टर, कि Q फैक्टर depends upon R, L and C। तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर चली जाएगी तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो Q फैक्टर जो है वो R, L और C तीनों पे डिपेंड करता है। Q फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द R, L एंड C। तो ये है आपकी रेजोनेंस की थियरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। Okay, if you like this video then comment it, and thank you for watching this video.